Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ फर्स्ट यूनिट का फिजिबिलिटी स्टडी।
फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हमारे पास अलग अलग पार्ट आते हैं, एक 3 तो इसी के अंदर लिखे हुए हैं, इकोनॉमिक, टेक्निकल और ऑपरेशनल। इसके अलावा और भी पार्ट आते हैं इसके अंदर, तो वो सारा आज हम कवर करेंगे। तो पहले तो व्हाट इज़ फिजिबिलिटी स्टडी। जब हमने SDLC के फेसेस करे थे, तो हमने वहाँ पे जो देखा था, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, उस टाइम पे हमने देखा था कि फिजिबिलिटी स्टडी और प्लानिंग साथ में होते हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी को हम एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम उसको प्रॉपर स्टडी करते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये जो भी हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो भी हम सिस्टम डेवलप करने वाले हैं, क्या वो हमारी कंपनी के लिए फिजिबल है। फिजिबल का मतलब क्या वो, अगर हम उस पर काम करते हैं तो क्या वो हमें उतना प्रॉफिट देगा, या मतलब सारी चीज़ें हमारे फेवर में होंगी, फिजिबल है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर चेक करते हैं बिफोर स्टार्टिंग आवर प्रोजेक्ट। उसके साथ साथ इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जब आप फिजिबिलिटी स्टडी में आप इन्वेस्टिगेट करते हो, तो आप ये देखते हो कि ऑलरेडी आपके पास कोई ऐसा एग्जिस्टिंग सिस्टम है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो। लाइक अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, और मेरे पास दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है कि बैंकिंग मैनेजमेंट करना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट से कॉपी करके बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाल दें। तो ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी कोई सिस्टम है हमारे पास, एग्जिस्टिंग कोई चीज़ें हैं हमारे पास, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर हमें नया सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। उसमें हमें वो सारी चीज़ें एस्टिमेट करके हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना बेनिफिट होगा, उसके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि ये प्रोजेक्ट बनाना हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आउटलाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो हमारे लिए फिजिबल है कि नहीं, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन हमारे लिए फिजिबल होगा कि नहीं होगा। अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें फिजिबल स्टडी का, तो वो ये चेक करता है कि प्रॉब्लम का स्कोप कितना है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उसको ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, वो ये चेक करता है कि प्रॉब्लम का स्कोप कितना है। अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया कॉलेज वाला ही, तो अगर मेरे पास कोई आता है कि मुझे उस एरिया में कॉलेज बनाना है, और मैं चेक करती हूँ कि उस एरिया में ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो मेरे को प्रॉफिट नहीं देगा। तो पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि प्रॉब्लम का स्कोप कितना है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे काम भी करती हूँ, तो आगे फ्यूचर में जाके ये कितना यूज़फुल हो पाएगा मेरे लिए, कितना बेनिफिट मुझे देगा। जो भी फिजिबिलिटी स्टडी आप करते हो, उसका जो आउटपुट होता है वो एक फॉर्मल सिस्टम प्रपोजल एक्ट होता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको डिसीजन डॉक्यूमेंट बोला जाता है, जो मैनेजमेंट के सामने प्रपोज किया जाता है, और फिर मैनेजमेंट उसको अप्रूव या रिजेक्ट करती है एज पर द रिक्वायरमेंट। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले हमारे पास एक प्रोजेक्ट टीम बनती है। प्रोजेक्ट टीम में एक लीडर अपॉइंट किया जाता है जिसको प्रोजेक्ट लीडर बोला जाता है। वहाँ से एक फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, ये चेक करने के लिए कि काम होगा कैसे, कहाँ से चीज़ें कैसे मैनेज करी जाएंगी। एक फ्लो चार्ट्स बनता है पूरा। ऑलरेडी जो हमारे पास सिस्टम्स है उसकी डेफिशिएंसीज देखी जाएंगी, उसमें क्या क्या कमियाँ हैं, और कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो हम उसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्टरनेट सॉल्यूशंस। उसके बाद हम फिजिबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। फिजिबिलिटी आपके पास टेक्निकल, ऑपरेशनल, जो भी अलग अलग फिजिबिलिटी, हम आगे टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ेंगे। उसके बेसिस पे सपोज़ कि हमारे पास 3-4 प्रोजेक्ट आए हुए हैं, उसके बेसिस पे हम सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसकी कॉस्ट देखेंगे, कितनी कॉस्ट इसके अंदर लगेगी, और उसको वेटेज करेंगे कि अगर मेरे पास 10 सिस्टम है तो 10 में से, मेरे पास 10 प्रोजेक्ट हैं तो 10 में से 1 2 3 उनको रैंक दे देंगे, जो भी बेस्ट, और जो भी बेस्ट कैंडिडेट सिस्टम होगा हम उसको चूज़ कर लेंगे उस पर काम करने के लिए। और लास्ट में एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, सिस्टम प्रपोजल बनाएंगे, जो हम मैनेजमेंट को देंगे फॉर द अप्रूवल थिंग। तो एक छोटा सा डायग्राम है इसके अंदर, इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी ऑल्टरनेटिव्स है उनको आइडेंटिफाई करो, उसके बाद इकोनॉमिक फिजिबिलिटी निकालो, टेक्निकल फिजिबिलिटी निकालो, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी निकालो, रिस्क देखो कौन कौन से रिस्क हमारे पास फ्यूचर में आ सकते हैं, और उनके ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करो। तो ये सारा फिजिबिलिटीज़ के अंदर ही आता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी की। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है फिजिबिलिटी में, वो होती है आपकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक का मतलब होता है रिलेटेड टू द मनी। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि वो मेरे को बेनिफिट देगा कि नहीं देगा। आपके पास चाहे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके पास प्रोजेक्ट बना बनाया अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आपकी मशीन्स अवेलेबल है, आपके पास वर्कर्स अवेलेबल हैं, बट अगर आपको उस प्रोजेक्ट से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो आप उस प्रोजेक्ट को पिक नहीं करोगे। तो अगर मैं बात करूं कि कौन सी, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि
फिजिबिलिटी स्टडी क्या है और कौन सी फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी होती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। इसका रीज़न यही है कि आपको सारा जो काम करना है वो पैसे से रिलेटेड काम करना है, प्रॉफिट से रिलेटेड काम करना है। जब हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को एवेलुएट करते हैं, मतलब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास एक मेथड होता है जिसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेथड बोला जाता है। कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना पैसा वापस आएगा, क्या बेनिफिट होगा, उसके अलग अलग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेथड्स हैं, उनकी बेसिस पे हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी चेक करते हैं। वहाँ से हमें नेट बेनिफिट मिल जाता है कि कितनी, जैसे मैंने अभी बताया, कितनी बेनिफिट आएगा, कितना कॉस्ट लगेगी ऑर्गेनाइजेशन की। अगर मैं 100 रुपये खर्च कर रही हूँ, अगर मेरे को 110 रुपये वापस भी मिल रहे हैं, तो मेरे को पता है 10 रुपये का मुझे बेनिफिट हो रहा है। तो हाँ, मैं सोच सकती हूँ प्रोजेक्ट के बारे में काम करने के लिए। लेकिन अगर मैं 100 रुपये खर्च कर रही हूँ और मुझे 90 वापस मिल रहे हैं, मेरे को 10 रुपये का लॉस हो रहा है, तो मैं उस पर काम नहीं करना चाहूँगी। मेन एम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एनालिसिस का यही होता है कि आप चेक करो कि आपको इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको कितना बेनिफिट है, कितनी कॉस्ट लगेगी। आप पूरी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स चेक करो कैंडिडेट की, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। उसको इन्वेस्ट करने से पहले सारी चीज़ें चेक कर लो और उसके बाद ही उस पर काम करना है। इसका मेन टारगेट वही है, हाईएस्ट रिटर्न ऑफ फंड्स विद द लोवेस्ट लेवल ऑफ रिस्क। रिस्क कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वापस आना चाहिए। हाईएस्ट रिटर्न ऑफ द फंड अलोंग विद द लोवेस्ट लेवल ऑफ द रिस्क। दूसरी फिजिबिलिटी आती है हमारे पास टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल इज रिलेटेड टू द मशीन्स, ठीक है, या कोई भी टेक्नोलॉजी। तो हमें ये चेक करना है कि जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट आया है वो हमारे लिए टेक्निकल फिजिबल है। टेक्निकल फिजिबल का मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी कोई टेक्नोलॉजी या मशीन्स अवेलेबल हैं, उनको एनालाइज करो, सॉरी, उनको एनालाइज करो कि हमारे पास मशीन्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगर अवेलेबल हैं तो क्या हम उसके अंदर अपग्रेड कर सकते हैं, कोई चेंजेस कर सकते हैं, या फिर हमें नई टेक्नोलॉजी या नई मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। उनके बेसिस पे आप चेक करोगे, उसके बेसिस पे आप अपना प्रॉफिट एनालाइज करोगे। क्योंकि अगर आपको मान लो कि प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा का प्रॉफिट हो रहा है, और आपको जो आप जो मशीन लेने वाले हो वो मशीन आपको और ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है, तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, आप उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दोगे कि नहीं, क्योंकि आप लॉस में जा रहे हो, सीधी सीधी बात है। तो इसलिए आपको देखना है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ में काम चल सकता है, या नई टेक्नोलॉजीज़ अगर मेरे को लानी पड़ेंगी, नई मशीन्स लानी पड़ेंगी, तो वो मेरा कहाँ तक जाएगा, कितना मेरा प्रॉफिट होएगा। तो मेन चीज़ वहीं आ जाती है, घूम फिर के पैसे के ऊपर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिबिलिटी जो है वो हमारी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ही होती है। देन आता है हमारे पास ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल का मतलब जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो ऑपरेशनल, वो काम कर रहा है, उसका एनवायरनमेंट ठीक है। जैसे कई चीज़ें होती हैं जो बहुत सर्दी में काम नहीं करती है, बहुत गर्मी में काम नहीं करती है, हम टॉकिंग अबाउट द मशीन्स। कुछ मशीन्स का हमारा टेम्परेचर हमें सेट करके रखना होता है, तो वो चीज़ें हमें चेक करनी है कि जो भी हमने सिस्टम डेवलप किया है वो प्रॉपरली इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके डेवलपमेंट के बाद भी, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी, उसके मेंटेनेंस के बाद भी, जब आप उसको इंस्टॉल कर देते हो कंप्यूटर पे, यूज़र के सिस्टम पे, तो वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो सारी चीज़ों को, जो भी आपने बनाया है उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी जो वर्किंग है वो प्रॉपर, जहाँ पे भी यूज़र रहता है उस इन्वायरमेंट में प्रॉपर है कि नहीं है, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। कोई भी चेंजेस होंगे, यूज़र उन चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा या उससे इफेक्ट होएगा, क्योंकि मेन हमें टारगेट ये देखना है कि हमारी जो भी चीज़ें हैं वो ऑपरेशनल रहें। सारे रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज, आपके नेटवर्क, ये सारी चीज़ें कैंडिडेट की वर्केबल होनी चाहिए। क्योंकि जब आपने उसको प्रोजेक्ट बना के दिया है तो वो सब चीज़ें वर्केबल होनी चाहिए। अगर आपने कॉलेज वाला एग्जाम्पल लिया, अगर मैंने कॉलेज बना के आपको दिया है तो मेरे पास सारी चीज़ें वर्किंग अवेलेबल होनी चाहिए, ऑपरेशनल होनी चाहिए। इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हाँ एक फ़ैन चल रहा है रूम में, एक फ़ैन नहीं चल रहा है, नहीं, सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि ये इनडायरेक्टली हमें इफ़ेक्ट करेगी। अगर कोई भी चीज़ वर्किंग नहीं हो रही है तो उसके बाद अगर मैं कस्टमर किसी को फीडबैक देगा तो वो ये बोलेगा कि यार वहाँ से काम मत कराना, उन्होंने मेरा काम अच्छा नहीं किया था। तो वो कहीं ना कहीं इमेज जो है वो कंपनी की नेगेटिव चली जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बिहेवियर फिजिबिलिटी। बिहेवियर फिजिबिलिटी हमें ये देखना है बिहेवियर में कि जो सामने वाले जो वर्कर हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। सेम विद द यूज़र, यूज़र का एटीट्यूड कैसा है और यूज़र का बिहेवियर कैसा है। एक तो यूज़र आके हमसे पोलाइटली बात करे, एक यूज़र आके हमारे सर पे खड़ा हो जाए कि नहीं तुमने तो ये काम करना था और तुमने ये नहीं किया और वो नहीं किया। तो हमें वो चीज़ें भी चेक करनी है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, हमारे वर्कर्स के एफर्ट्स के एटीट्यूड और बिहेवियर क्या है।
उनको हमें एजुकेट, उनको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है या उनको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि दो लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं बट उनकी आपस में बनती नहीं है, तो वो चीज़ें जो है वो हमारे फिर प्रोजेक्ट में दिखती हैं। तो अगर हमें कहीं भी किसी को भी शिफ्ट करना है, कोई जॉब चेंज करनी है, तो हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा बन सके। नेक्स्ट है शेड्यूल फिजिबिलिटी। शेड्यूलिंग इज रिलेटेड टू द टाइम पीरियड। जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट है वो हम विद इन द गिवन टाइम कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जो भी डेडलाइंस है प्रोजेक्ट की वो रीजनेबल है हमारे लिए कि नहीं है। कई बार हो सकता है एक टाइम पे हमारे पास दो प्रोजेक्ट आ जाएं और एक से प्रॉफिट मुझे ज़्यादा हो रहा हो, दूसरे से प्रॉफिट मुझे कम हो रहा हो। कल्चरल और लीगल, क्या हुआ बोल रही हूँ? मैम मैं उस वक्त थोड़ा बाहर चली गई थी तो मैं पूछ रही थी आप कौन सी फिजिबिलिटी पे हो, कल्चरल या लीगल? अच्छा बेटा, शेड्यूलिंग बता रही हूँ अभी। अच्छा ओके, सॉरी मैम। कोई नहीं बेटा। तो शेड्यूलिंग में क्या होता है कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो विद इन द गिवन टाइम आप उसको बना सकते हो कि नहीं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पास दो प्रोजेक्ट आए हुए हैं और एक से मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और एक से मुझे प्रॉफिट कम हो रहा है। और बट उसका टाइम पीरियड जैसे जिससे मुझे कम प्रॉफिट हो रहा है वो मेरे को 2 महीने में पूरा करके देना है, और दूसरा वाला जो प्रोजेक्ट है वो मुझे 6 महीने में पूरा करके देना है। तो मेरे को वो चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कि मेरे को किससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा और मेरे को कौन सा प्रोजेक्ट पिक करना चाहिए। या फिर मैं दोनों प्रोजेक्ट पे काम कर सकती हूँ, मेरे पास मशीन्स अवेलेबल हैं कि मैं उसको 2 महीने और उसको 6 महीने में कंप्लीट करके दूँ। तो वो मुझे डेडलाइंस, वो टाइम कंस्ट्रेंट्स, वो सारी चीज़ें देखनी है कि वो मेरी कंपनी के लिए फिजिबल है कि नहीं, वो मुझे प्रॉफिट देंगे कि नहीं देंगे। हो सकता है कि आप 6 महीने वाले में जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है आप दो दो करके तीन प्रोजेक्ट पिक करो, उससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट गेन कर लो। तो वो आपको चीज़ें जब आप एनालाइज करोगे शुरू में, वो चीज़ें चेक करके फिर आपको काम करना है। नेक्स्ट आता है कल्चरल फिजिबिलिटी। कल्चरल फिजिबिलिटी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, आपके एथिकल्स, आपके बिहेवियर, आपके सोशल इश्यूज क्या हैं। क्योंकि जो सोसाइटीज़ होती है कई बार, या तो आप सोसाइटी से रिलेटेड बात कर लो कि कई लोग जो है वो अलाउ नहीं करते काम करने के लिए कुछ चीज़ों पे, या फिर आप इसको उस तरीके से भी ट्रीट कर सकते हो कि जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपका वर्किंग इन्वायरमेंट है, एम्प्लॉयज़ आपस में सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड होते हैं, उनकी थिंकिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उस टाइम पे भी वो अच्छे से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको इन्वेस्टिगेट करनी है स्टार्टिंग में। लास्ट पॉइंट है हमारे पास लीगल फिजिबिलिटी। लीगल इज रिलेटेड टू द जो भी कोर्ट वोर्ट का काम होता है। तो जो भी आप काम कर रहे हो ना, वो ये चीज़ें ध्यान रखना कि उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जो हमारे पास जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कॉपीराइट की प्रॉब्लम। कॉपीराइट, आपने किसी का प्रोजेक्ट एज इट इज उठा लिया तो वो सामने वाला आपके ऊपर केस कर सकता है, तो उसको डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी वो इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया लॉज हो गए या जॉइनिंग लॉज हो गए, तो वो आपको सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, वो सारे सॉर्ट आउट करके ही अपना काम करना है। ऐसा नहीं है कि बस हवा में बातें नहीं करनी कि हाँ यहाँ पे मुझे कॉलेज बनाना है तो मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ, नहीं। पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो लैंड जो है वो लीगली उसी बंदे के नाम पे है कि नहीं है। कल को आप कॉलेज बना दो और आके सामने वाला कहे कि ये लैंड तो मेरे नाम पे है, तो फिर आप उस टाइम पे क्या करोगे, आप तो बिल्कुल जीरो हो गए। तो आपको जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फुलफिल करनी है, पहले चेक करनी है कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप किसी का भी कोई भी डेटा चोरी ना करो, क्योंकि वो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपको सजा हो सकती है। ठीक है, बस इतना ही था फिजिबिलिटी के अंदर। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी को हम लोग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस बोलते हैं। ठीक है, हमें ये देखना है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलते हैं ना नॉर्मल देसी भाषा में समझाऊं, तो कोई भी प्रोजेक्ट आएगा ना तो बस ये देखना है कि इससे ये मेरे लिए कितना फिजिबल है, कितना प्रॉफिट ये मुझे दे सकता है, बस। स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स के लिए पहले टीम बनेगी, उसका लीडर बनेगा, आप उसको एक डिज़ाइन बना दोगे कि ऐसे ऐसे काम करना है। चेक करना है, क्योंकि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पूरी इन्वेस्टिगेशन तो करोगे ही। आपके पास कौन से सिस्टम्स अवेलेबल हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम है, ऑल्टरनेटिव क्या है उसके, क्या क्या चीज़ें फिजिबल है हमारे लिए। उसके बेसिस पे आप रैंकिंग कर दोगे और जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको पिक करके मैनेजमेंट को दे दोगे अप्रूवल के लिए। देन टाइप्स की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इज रिलेटेड टू द कोस्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिबिलिटी हमारी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मानी जाती है। हम सारी फिजिबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं अगर हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो। अगर हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो हम किसी को भी मैनेज नहीं करेंगे। तो इकोनॉमिक, हाईएस्ट रिटर्न ऑफ फंड चाहिए अलॉन्ग विद द लोवेस्ट लेवल ऑफ रिस्क।
टेक्निकल इज रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, कि आपके पास जो मशीन्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं वो अवेलेबल हैं, या आपको उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, या फिर आपको नई ऐड करने की ज़रूरत है, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप टेक्निकली जो भी आपके पास प्रोजेक्ट आ रहा है टेक्निकली आप उसको कितना सेटिस्फाई कर सकते हो। ऑपरेशनल, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओ वो ऑपरेशनल होना चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे हो। ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी में तो सही काम कर रहा है और बाहर जाके वो काम नहीं कर रहा, तो ऑपरेशनल फिजिबल होना चाहिए। बिहेवियर, बिहेवियर और कल्चरल थोड़े से रिलेटेड हैं। आपको बिहेवियर चेक करना है यूज़र का भी और वर्कर का भी, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से काम कर सके। आपको ये चेक करना है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें एम्प्लॉयज़ में आपस में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि प्रोजेक्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। देन आता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में आपको देखना है विद इन द टाइम, आप जो भी डेडलाइन गिवन है आप उस टाइम में उस प्रोजेक्ट को फिजिबली कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ऑलरेडी अगर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और फिर आपके आपके पास एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, उससे उससे आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फालतू का बर्डन रखो। हाँ, अगर आपके पास 10 प्रोजेक्ट हैं और आपके पास एक प्रोजेक्ट ऐसा आ रहा है जो उन 10 से भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो यू कैन वर्क ऑन दैट। एंड लास्ट वन इज़ द लीगल। लीगल के जैसे मैंने बताया कि जो भी लीगल इश्यूज़ हैं, जो भी कोर्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आप उनको सॉल्व करो। हमारे कंप्यूटर्स की टर्म्स में जनरली यही होता है कि डेटा चोरी करने का या कॉपीराइट का प्रॉब्लम आता है ज़्यादा। अगर जो मैंने ये नोट्स बनाया है ना, ये नोट्स अगर मैंने नेट से उठाए हैं, जैसे कि आपको पता ही है, तो नेट से अगर ये नोट्स उठाए हैं ना, तो मैं इसको कहीं पे, अगर मैंने कहीं पे इसको पब्लिश करा दिया या कहीं पे मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, तो मेरे ऊपर कॉपीराइट एक्ट के थ्रू मेरे ऊपर केस हो सकता है। तो या तो इसका यही सॉल्यूशन होता है, या तो मैं नीचे मेंशन करूँ ये चीज़ें मैंने यहाँ यहाँ से पिक करी हैं। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं जैसे एग्जांपल दे रही थी, नोट्स वोट्स वाली चीज़ें नहीं होती। मेनली जब आप रिसर्च वर्क करते हो, पीएचडी करते हो, हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो, उस टाइम पे लीगल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग जो है वो किसी का भी काम उठा के दिखा देते हैं कि ये काम हमने करा है। अगर वो जस्टिफाइएबल होता है तो ठीक है, लेकिन अगर कल को ये ऐसा हो गया कि वो सामने वाले बंदे ने आके केस कर दिया, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं, या तो आप मेंशन कर दो कि ये चीज़ मैंने यहाँ से पिक करी है, तो उसके बाद आपके ऊपर कॉपीराइट नहीं लगता, क्योंकि आपने ये चीज़ मेंशन कर दी कि भैया ये चीज़ मैंने यहाँ से उठाई है, ये फलाने बंदे ने ऐसे ऐसे चीज़ें बोली हुई थी और मैं इसको पिक कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे इश्यूज़ नहीं आते। कई बार जब आप बुक्स पढ़ते हो तो लिखा होता है ना कि इस बंदे ने ये बात कही थी, तो वो इसलिए लिखा होता है कि कल को कॉपीराइट वाला इशू ना आए। तो हमारे कंप्यूटर में या हमारी रिसर्च वर्क में तो मेनली यही चीज़ें होती हैं कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लगता है या कॉपीराइट वाले इश्यूज होते हैं। लेकिन और अगर मैं बात करूँ तो कहीं पे और बहुत सारे कोर्ट इश्यूज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करते हुए अपना काम जो है वो मूव ऑन करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गई है। कल हम एक बार पूरी रिवीजन कर लेंगे, देखते हैं कल या परसों, मतलब 2 दिन में रिवीजन होगा, 2 दिन में रिवीजन कर लेंगे, मंडे को एमसीक्यू ले लेंगे। मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी जैसे भी होगा। अगर कल रिवीजन हो जाएगा तो फ्राइडे को एमसीक्यू ले लेंगे, और पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा दूंगी किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं फर्स्ट यूनिट से बन सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं अपना। पहला नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, टॉपिक का नाम गुड कॉमन, गुड मैनी, गुड बुलबुल, गुड प्राची, गुड मोहन। मोहन तुम क्लास तो बहुत कम लगाते हो, 2 ही अटेंडेंस है तुम्हारी, 2 3। ठीक है, क्या बोला जाता है फिजिबिलिटी स्टडी को? कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है? गुड प्राची, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो कितना फिजिबल है। ठीक है, स्टेप्स देख लेना, वो तो इजी है, अगर किसी को याद है तो बता दो, शॉर्ट में बता देना। सबसे पहले क्या होता है स्टेप्स? हाँ, गुड प्राची। गुड गुड प्राची, गुड भानु, गुड पारस, शॉर्ट में लिख रहे हैं पारस। गुड। हाँ, ठीक है, टीम बनाना है, लीडर बनाना है, और उसके बाद हाँ गुड मुस्कान, फ्लो चार्ट्स बना के। गुड। फ्लो चार्ट्स, फ्लो लैकिंग नहीं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने कि कौन सा बेस्ट है उसको पिक करना है लास्ट में, और मैनेजमेंट को तब जो भी रिपोर्ट है वो सबमिट करना है।
स्टार्ट करते हैं फिजिबिलिटी के टाइप से। शॉर्ट में लिख देना चाहिए क्योंकि नाम तो है गुड कोमल, बता ही दिए कोमल ने सारे। मैं सिर्फ ऐसे पूछूंगी कि कौन सी फिजिबिलिटी से रिलेटेड है, आप चाहे शॉर्ट में लिख देना फर्स्ट वर्ड जो भी है इनका। अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, तो कौन सी फिजिबिलिटी होगी? गुड, गुड। कौन सी फिजिबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? वेरी गुड, वेरी गुड। प्राची, डब्ल्यू, डब्ल्यू क्यों लिख रहे हो? अच्छा, ठीक है, ठीक है बेटा। टाइम पीरियड की बात करें तो कौन सी फिजिबिलिटी आएगी? इतने टाइम में, डेडलाइन में। वेरी गुड, वेरी गुड। कोर्ट से रिलेटेड इश्यूज। गुड। वर्कर्स से एटीट्यूड और यूजर के एटीट्यूड से रिलेटेड। गुड। दोनों ही आ जाएंगे, बिहेवियर कल्चरल दोनों ही बोल सकते हो क्योंकि वो रिलेटेड से ही हैं। ठीक है। और वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब तो एक ही बचा हुआ है। ऑपरेशनल, वो वर्किंग कर रहा है कि नहीं, वर्किंग ही आ गया तो ऑपरेशनल ही है। ठीक है, डन, क्लियर। फर्स्ट मिनट में कोई भी डाउट हो तो? नहीं, ठीक है। पारस बिल्कुल ही शॉर्टकट पे आ गए, यस का भी वाई लिख रहे हैं। चलो, अटेंडेंस दे दो। आदित्य, प्रेजेंट मैम। भानु, प्रेजेंट मैम। बुलबुल, प्रेजेंट मैम। हिमानी, Present, ma'am. कोमल, Present, ma'am. मोहन, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। पारस, प्रेजेंट मैम। प्राची, Present, ma'am. प्रीतम, प्रेजेंट मैम। पुनीत। प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। रिवीजन कराऊंगी पूरी, किसी ने बीच में कोई क्लास नहीं ली है तो। असाइनमेंट भी, हाँ असाइनमेंट भी दे दूंगी बेटा, यूनिट खत्म हो गया, अब असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे ही। ठीक है, चेक कर लेना, जिसने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं करी है वो ज्वाइन कर लेना। नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे फर्स्ट यूनिट के, असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी। ओके बच्चे, बाय बाय।